साथियों, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अपना दिमाग लगाया है, तो आपको एग्ज़ैक्टली यह पता है कि इस बार सीईटी 10+2 में किस विषय से कितने प्रश्न आने की संभावना है। ख़ैर डायरेक्टली इन्होंने नोटिफ़िकेशन के अंदर तो हमें यह नहीं बताया कि कौन-सा सब्जेक्ट जो है वो कितने मार्क्स का रहेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल आएँगे। लेकिन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी ने उन्होंने बताया था, यह साफ-साफ कहा था उन्होंने कि जो पिछला सीईटी एग्ज़ाम हुआ था, उसी के पैटर्न पर बच्चे क्या करें, अपनी तैयारी करें। तो जो पिछला सीईटी एग्ज़ाम हुआ था, उसी के पैटर्न के ऊपर मैं आपको किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आने वाले हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। बस इसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट जो है, जो पिछली सीईटी में नहीं था और इस बार ऐड हुआ है, पब्लिक हेल्थ वाला, जिसमें 4 टॉपिक दिए हुए हैं, तो हम मान के चलते हैं कि इनमें से हर एक टॉपिक में से एक-एक सवाल ज़रूर आएगा। यह एग्ज़ाम जो आपकी सीईटी 10+2 है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें फ़ॉर्म लगाया है। मान के चलें तो लगभग 24 लाख, आप मान के चलो कि 24 लाख विद्यार्थियों ने फ़ॉर्म भरा है। अब आप सीधा-सीधा एक बार सोच के देखिए कि 24 लाख विद्यार्थियों ने फ़ॉर्म भरा है, इस एग्ज़ाम का पासिंग क्राइटेरिया जो है वह 40% रखा गया है। वो भी रखा गया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ में। 1/3 नेगेटिव मार्किंग अपने आप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आप ये ना सोचें कि 120 प्रश्न ही तो आएँगे, 120 प्रश्न में से हम 40% तो आराम से लेके आ जाएँगे। अगर ऐसा होता तो यह एग्ज़ाम करवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। थोड़ा व्यावहारिक रूप से आप सोचें कि इतनी सारी भीड़ इस एग्ज़ाम में बैठेगी, इतने अधिक प्रतिभागी इस परीक्षा में हिस्सा लेंगे, तो उन प्रतिभागियों में से सिर्फ कुछ ही प्रतिभागी जो है वो छटेंगे और इस 40% के क्राइटेरिया को वो क्रॉस कर पाएँगे। नहीं तो ये 40% का क्राइटेरिया बिल्कुल भी क्रॉस नहीं हो पाएगा। फिर आप अपना अगला टारगेट सीईटी ग्रेजुएशन की तरफ रुख कर लोगे, जिन्होंने मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है। लेकिन जो बच्चे 10+2 ही हैं, उनका बेचारों का क्या होगा? तो आज मैं आपको कुछ अच्छे-अच्छे स्टेप्स बताने वाला हूँ। अगले जो कुछ महीने बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, आप इन स्टेप्स को अगर अच्छे से फॉलो करेंगे, डेफिनिटली आप 40% प्लस स्कोर करेंगे। सीधी-सी बात ये है कि देखो 3-4 लाख बच्चे ही पास होंगे इस बार। ऐसे नहीं है कि 10-10 लाख बच्चे पास कर दिए तो सीईटी करवाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। क्योंकि इतने बच्चे ही पास करने हैं, इतने बच्चों का वैसे ही फॉर्म लगता है, तो इससे बढ़िया है कि सीधा एग्ज़ाम ही करवा दो। ये सीईटी एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं, एक तो अननेसेसरी जो भीड़ है, उसको कम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आगे जो भर्ती परीक्षा है, उसका पेपर अच्छे से आयोजित करवाया जा सके। एक वहम जो आपके दिमाग में बैठा है, आपने अपने अड़ोस-पड़ोस से, आपका जो वातावरण है वहाँ से आपने ये बातें बटोरी हैं कि यार सीईटी की एग्ज़ाम, इससे नौकरी थोड़ी ना लग जाएँगे। आप ये मान लेना, ये ठान लेना कि सीईटी वाला जो ये एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ही आपको नौकरी लगाए। अगर आप ये मानोगे ना कि ये एग्ज़ाम नहीं है, ये 40% का क्राइटेरिया नहीं है, यह मेरी नौकरी है, तो आप मान के चलो 80% जो है आप नौकरी लग चुके हो। 80% आप नौकरी लग चुके हो, 20% बचा है काम। तो सीईटी तक आपने अभी तक जितना कुछ भी आप पढ़ लोगे सीईटी एग्ज़ाम तक, आपकी सीईटी निकल गई। आपने जितना भी सीईटी में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें तो आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम होगा, अब राजस्थान पुलिस में इससे बाहर से क्या आता है? इसी में से तो सवाल आते हैं। आप सारी हिस्ट्री पढ़ लोगे, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स सारा कुछ तैयार कर लोगे, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, हर चीज़ आप तैयार कर लोगे, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? अब 20% क्या बच गया? 20% बच गया, जब एग्ज़ाम हो जाए, आपने ये सीईटी एग्ज़ाम निकाल ली है, अब आपको आगे भर्ती परीक्षा है, उसकी एग्ज़ाम देनी है, तो आप अब क्या करोगे? उस 20% के लिए आप अधिक से अधिक क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे और आप ज़रूर नौकरी लग ही जाओगे। तो ये ठान लेना, ये सीईटी की एग्ज़ाम सिर्फ़ एक क्वालीफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, यह आपकी नौकरी है और आपको इसे हासिल करना है। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं भई कि किस सब्जेक्ट से कितने-कितने सवाल आएँगे। हमें ये चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है, आप इनको अच्छे से किसी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले हम देखें तो राजस्थान हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। पिछली बार का सिलेबस देखें तो इसमें हिस्ट्री में अगर सभ्यताएँ देखें तो 4 ही सभ्यताएँ हमसे पूछी गई थी। लेकिन इस बार क्या है, इन्होंने पूरी सभ्यताएँ पूछ ली हैं। किसी स्पेसिफिक सभ्यता का, सिविलाइजेशन का इन्होंने, या फिर किसी स्थल का इन्होंने नाम नहीं लिया है। इन्होंने सीधा-सीधा लिख दिया, इसका मतलब हमें सारी सभ्यताएँ पढ़नी है, सारे पुरातात्विक स्थल भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यह एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। इसमें साथ-साथ में अगर हम शासक देखें, प्रमुख शासक, तो प्रमुख शासकों का कोई अंत नहीं है। बहुत ज़्यादा शासक हैं, उन सभी शासकों को पढ़ते रहो। आप इसमें ज़्यादातर फोकस अगर आपको करना है, तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आप जो मॉडर्न वाला पार्ट है राजस्थान हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, जिसमें आप लोग पीसेंट मूवमेंट्स पढ़ते हो, किसान आंदोलन वगैरह पढ़ते हो, एकीकरण पढ़ते हो, आप प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हो एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ते हो, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसको आप अच्छे से मजबूत कर लेना। ज़्यादातर सवाल यहीं से पूछे जाते हैं और बाकी पीछे की जो सभ्यताएँ रह गई हैं या फिर जो शासक अपन देखते हैं, वो रह गए हैं, तो उनको भी आप एक बार सरसरी निगाहों से ज़रूर देख लेना। बाकी मैं तो देखो यही कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ सको आप पढ़ो, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, अगर आप मेहनत करोगे, नौकरी तभी मिलेगी, ऐसे नौकरी लगने वाली है नहीं, सीधी-सीधी बात तो यही है। जैसे हवा में तीर मारने से कभी नौकरी नहीं मिलती। आर्ट एंड कल्चर की अगर बातचीत करें, आर्ट एंड कल्चर से खूब सवाल आते हैं, 9 सवाल अकेले आर्ट एंड कल्चर से आएँगे, तो आप अच्छे से आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर करें। आपका राजस्थान है, आपके राजस्थान का ही तो आर्ट एंड कल्चर है, तो हम हमारी कला और संस्कृति के बारे में ही तो सीख रहे हैं।
तो अच्छे से इंटरेस्ट लेके आप इसको पढ़ें। फिर इंडियन ज्योग्राफी से 5 सवाल आएँगे और राजस्थान ज्योग्राफी से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो आप राजस्थान ज्योग्राफी पे थोड़ा अधिक फोकस करेंगे। पॉलिटी जो है, आप पॉलिटी से 10 सवाल आ रहे हैं। पॉलिटी के सवाल अगर अपन देखें तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो आजकल पूछे जा रहे हैं कि या तो वो सवाल बिल्कुल ही नहीं आता है। मतलब जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, जो पॉलिटी के अंदर एकदम महारथी है, उसको भी वो सवाल नहीं आता है। और अगर वो कोई सवाल पॉलिटी का आता है, तो लगभग सभी बच्चों को आता है। तो पॉलिटी तो इस प्रकार की पॉलिटी आती है। राजस्थान इकोनॉमी देखें तो इसके लिए तो देखो आपको चीज़ें आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है, उसी को तैयार करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे को ही आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। साइंस से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएँगे भई, साइंस में जो आपके 3 हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये तीनों के तीनों आप अच्छे से तैयार करना। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास की जो पुस्तक है एनसीईआरटी, 10th की जो एनसीईआरटी है ये सबसे बेस्ट है। आप इस एनसीईआरटी से भी साइंस जो है उसको तैयार करना और खूब सारी प्रैक्टिस करना। अपन बातचीत करेंगे कि आप शानदार जो है प्रदर्शन कैसे करें, शानदार स्कोर कैसे करें सीटी 10+2 की एग्जाम में, वो आप जरूर सुनना। पहले मैं थोड़ा-सा सवाल आपको बता देता हूँ। मैथ्स के अंदर देखें तो 9 सवाल, रीजनिंग के अंदर देखें तो 8-9। है ना? ये 8-9 अगर मैथ में 8 आ गए तो रीजनिंग में 9 आ जाएँगे, बस लगभग इतने सवाल आएँगे। करंट अफेयर से खूब सवाल आने वाले हैं, 10 सवाल करंट अफेयर से आएँगे और करंट अफेयर पे आप अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दो। करंट अफेयर अगर आप अभी से मजबूत करना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल जाओगे और ये 40% वाला क्राइटेरिया आप मानो कि बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, आप इस क्राइटेरिया को क्रॉस करने वाले हो। पब्लिक हेल्थ वाले 4 छोटे-छोटे टॉपिक हैं, आराम से हो जाएंगे। अब लैंग्वेज देखें तो हिंदी और इंग्लिश से 10-10 सवाल आएंगे भाई, जिसकी हिंदी मजबूत है उसकी है और जिसकी इंग्लिश मजबूत है उसकी मजबूत है। तो आप कोशिश करें हिंदी और इंग्लिश को भी साथ में लेके चलें। देखो आपको कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी सब्जेक्ट को आप मत छोड़ना। अगर आपको इंग्लिश में ई का भी नहीं पता तो भी आप कम से कम इतना कर लेना, इंग्लिश के अंदर आपके सिलेबस के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वहां से क्वेश्चन आता है। एक पैसेज आता है, पैसेज से 3 या 5 सवाल जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और अगर 10 सवाल इंग्लिश में आ रहे हैं जिसमें से 50% जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको अकेला कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वही कवर कर रहा है, तो आप क्यों छोड़ रहे हो पूरे सब्जेक्ट को? आप पैसेज की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाओ। उन 5 में से 3 सवाल भी आप सही करके आते हो तो नुकसान कहाँ है? आपको ही फायदा है, कुछ ना कुछ आप आगे पॉजिटिव में ही रहोगे। हिंदी जो सब्जेक्ट है, हिंदी तो अपन राजस्थानियों को भाई बहुत अच्छे से आती है। सब्जेक्ट की अगर बातचीत करें और हिंदी सब्जेक्ट में आप अच्छे से विलोम शब्द वगैरह, पर्यायवाची शब्द वगैरह, संधि विच्छेद और प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, इन चीजों को आप अच्छे से तैयार करें, अधिक से अधिक आप इनका अभ्यास करें। इसके बाद कंप्यूटर देखें तो कंप्यूटर के भी 8 सवाल आएंगे, तो कंप्यूटर को भी आप देखें और कंप्यूटर में विशेष रूप से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ऐसी जो टर्म्स हैं इनको आप अच्छे से कवर करें। भाई इनमें आजकल नया क्या-क्या हो रहा है, यहाँ से प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये मैंने आपको बता दिया किस विषय से लगभग कितने प्रश्न आएँगे। अब सर हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें? हमें थोड़ा-सा इसका फ़ॉर्मूला और बता दीजिए। बिल्कुल, मैं मेरे दृष्टिकोण से बताऊँगा, यह सोच के बताऊँगा कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप बिल्कुल नए हैं, आपको राजस्थान जीके के बारे में नहीं पता। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किस प्रकार की मैथ्स और रीज़निंग पूछी जाती है उसके बारे में नहीं पता है। करंट अफेयर क्या होता है, कैसे सवाल आते हैं आपको इसके बारे में भी नहीं पता है। तो अब आप ध्यान से सुनिए। आप सबसे पहले जो सिलेबस है आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। उसके बाद सिलेबस हुआ आपके पास में, अब आप कोई ना कोई 3 काम ज़रूर करते हो, कोई से भी 3 काम। या तो आप क्या करते हो, कहीं न कहीं कोई कोचिंग करते हो। अब कोचिंग जैसे मान लो आपने या तो ऑनलाइन कोचिंग कर ली या आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो या आप बुक्स परचेज़ करके लेके आते हो सिलेबस के अकॉर्डिंग कि भई सीईटी की ये बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, हम इनको परचेज़ करते हैं। तो लगभग ये आप काम करते हो। अब आप इनमें से चाहे कोई सा भी काम कर लो, तीनों काम ही अच्छे हैं, कोई सा भी काम बुरा नहीं है। आप एक विद्यार्थी हैं और एक विद्यार्थी को मार्गदर्शन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। लेकिन आप एक वो काम मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना ही करना है। ये 3 आप करें ना करें आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस। लेकिन एक काम जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिस का काम। प्रैक्टिस अगर आप करोगे, देखो पिछले 2 साल से अगर मैं बातचीत करूँ, कर्मचारी चयन बोर्ड हो या फिर आरपीएससी हो, ये जिस प्रकार से सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों की जो माँग है, उस माँग के अनुसार एक विद्यार्थी को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी चाहिए, अधिक से अधिक। अगर आपने एक सवाल को अगर आप 20 बार भी कर रहे हो, तो आपको ही फ़ायदा हो रहा है और उस एक सवाल को आप कम से कम करो, जितनी बार हो सके उतनी बार आप उस सवाल को कम से कम टाइम करो। तो 2 साल का जो पैटर्न है, इसमें अगर देखा, तो ये पैटर्न क्या माँगता है? सबसे अधिक प्रैक्टिस माँगता है। प्रैक्टिस किस प्रकार के सवालों की माँगता है भई? तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, जो आपके मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं, सूची मिलान वाले, रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट वाले होते हैं, कंक्लूजन वाले स्टेटमेंट होते हैं,
इस प्रकार के सवाल जो हैं, इनकी हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी ही करनी पड़ेगी क्योंकि फैक्ट्स जो हैं हम याद कर लेते हैं, फैक्ट्स याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर फैक्ट से आता है और उस फैक्ट से रिलेटेड ऑप्शन सिर्फ एक ही मिलता है, बाकी 3 ऑप्शन इधर-उधर मिल जाते हैं, तो हम आराम से कर लेते हैं। बाकी 2 ऑप्शन भी अगर रिलेटेबल मिल जाएँ, तो भी अपन काम चेप देते हैं। लेकिन ध्यान में रखना अगर इस प्रकार के सवाल आ गए स्टेटमेंट वाले, तो अपन क्या करेंगे भई? मान लो ये 4 स्टेटमेंट इन्होंने दे दिए 1, 2, 3, 4 इन चारों में से एक स्टेटमेंट के बारे में तो अपन को एकदम श्योरली पता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन 3 के बारे में नहीं पता है। ऑप्शन ऐसे होंगे पहला और दूसरा सही है, पहला और चौथा सही है, पहला और तीसरा सही है और सभी सही हैं। अब आपका पहला तो ये चारों ऑप्शन में चला गया, अब बताओ क्या करोगे? तो कहानी तो बराबर ही हो गई। इसलिए आप प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करो आप वो भी किस प्रकार से करो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी टॉपिक है, मान लो क्रांति है, 1857 का मान लो रिवोल्ट है, तो आप रिवोल्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप रिवोल्ट को पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, सबसे पहले आप रिवोल्ट को पढ़ लें। रिवोल्ट को पढ़ने के बाद में आप जो एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ से भी आप एमसीक्यू ले रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन एमसीक्यू परचेज़ करें या फिर आप कोई बुक लेके आते हैं मार्केट में, परचेज़ करने से पहले उसको अच्छे से चेक कर लेवें कि इसमें अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं कि नहीं है। आप ऐसे प्रश्न लेके आना जिनको देखते ही आपको यूँ लगे कि हाँ यार, ये सवाल मेरे को तो इनमें से एक भी नहीं आता है। वही चीज़ आपको लेके आनी है। और उसके प्रश्नों के साथ में अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है, उसके साथ में अगर आपको एक्सप्लेनेशन और मिल जाए, तो ऐसे मान लो सोने पे सुहागा ही हो गया। ये सोने पे सुहागा वाला काम हो गया। अब आप क्या करो, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। आपको सवाल नहीं आते, आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उन ऑप्शंस को पढ़ रहे हो बार-बार, है ना? आप व्याख्या का सहारा लेके ये पता लगा रहे हो कि इसमें कहाँ गलती की हुई है, प्रश्न पूछने वाले ने कहाँ पर इसमें मिस्टेक किया है और कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे तब जाके हमारा सवाल सही होगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे परफेक्शन आने लगेगा और अगर लगातार आप ये 21 दिन, 25 दिन तक कर लेते हैं, तो आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे। बड़े-बड़े जो सवाल होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, ये कंक्लूजन वाले क्वेश्चन्स होते हैं या फिर सूची मिलाने वाले जो सवाल होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। और ऐसे सवाल जब आप एग्ज़ाम में देखोगे तब और एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आएँगे भाई 40% का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, माइनस मार्किंग साथ में है, 24-24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, 3-4 लाख से ज़्यादा ये बच्चे बिल्कुल किसी भी हालत में लेंगे नहीं। तो ऐसा पॉसिबल कब होगा जब पेपर बहुत भयंकर हार्ड हो और पेपर सच में बहुत भयंकर हार्ड होगा। ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज तो मैं आपको ऐसे बता दूँ कि पेपर बहुत ईज़ी आएगा, पेपर बहुत ईज़ी आएगा। जब आप पेपर में बैठोगे मुझे गालियाँ निकालोगे, क्योंकि आपने मेरे बताए के अनुसार तैयारी करी कि पेपर तो ईज़ी आएगा, गुरुजी ने कहा था। थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, पेपर बिल्कुल ईज़ी नहीं आएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ना होगा, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जैसे क्रांति के आपने एमसीक्यू कर लिए, मान लो 10 एमसीक्यू आपने क्रांति के सोल्व कर लिए हैं। अच्छे से उनको एक्सप्लेनेशन के साथ में आपने सोल्व कर लिया। अब आप क्रांति के बाद अगले टॉपिक पे चले जाओ। क्रांति के आगे जैसे आपने 2-3 टॉपिक कर लिए, अब आप वापस से क्रांति को निकाल लो। क्रांति के सवाल जो हैं उनको वापस से करो। इस प्रकार से एक अच्छे से शेड्यूल वाइज़ अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, शानदार प्रैक्टिस करते हैं, तो 40% तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप इससे भी शानदार मार्क्स लेके आओगे। और ये मार्क्स यार आपको सिलेक्शन दिलाएँगे, आपको नौकरी मिलेगी। ये मार्क्स किसी और के काम नहीं आएँगे। अब 40% लाओ, 80% लाओ, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपका सीईटी निकल रहा है, इससे आपको फ़र्क पड़ेगा, आपके माता-पिता को बहुत फ़र्क पड़ेगा, आपको नौकरी मिलने के जो चांसेज़ आपके वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें और अच्छे से तैयारी करें, ज़बरदस्त तैयारी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें। बिल्कुल थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है। लेकिन आप प्रैक्टिस को मत भूल जाना। करते रहो, दम लगा के प्रैक्टिस करते रहो। करंट अफेयर्स साथ-साथ में अच्छे से तैयार करते रहो, तब जाके सीईटी निकलेगा और आपको ये सरकार का जो साल है, जो आगे आगे वाले जो चुनाव होने वाले हैं, बचे हुए जो वर्ष हैं, तो इनमें आपको नौकरी मिल ही जाएगी, 100% मिल जाएगी। अगले चुनाव से पहले-पहले आपको अगर नौकरी लगना है तो ज़बरदस्त तैयारी कर लो, आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मज़े हो जाएँगे जीवन में, पढ़ना पड़ेगा, शर्त यही है। इधर-उधर घूम फिर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो कोई आना-जानी नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आपको ऐसे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिनके बारे में आप ना ऑप्शन ए के बारे में जानते हो, ना बी के बारे में, ना सी के बारे में, ना डी के बारे में, क्योंकि बोर्ड इसी प्रकार के सवाल पूछ रहा है। बोर्ड को भीड़ कम करने से मतलब है, भीड़ ज़रूर कम की जाएगी, तभी जाके 40% का क्राइटेरिया और 1/3 माइनस मार्किंग रखी गई है। आप खुद सोच के देखो ये बात कि 24 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से 15 लाख प्लस बच्चे आगे किसी एग्ज़ामिनेशन में बैठ रहे हैं, जैसे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है उसमें बैठ रहे हैं इतने बच्चे। क्या मतलब है सीटी करवाने का? तो आप इन विशेष बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको प्रश्न बताए हैं कि किस विषय से कितने प्रश्न आने की पूरी-पूरी संभावना क्या है, ये तो बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब हैं, उन्हीं का बयान था, उन्होंने यह बात कही थी कि भाई इस बार
सीईटी का जो पेपर होने वाला है उसमें पिछले सीईटी के अनुसार ही जो प्रश्न हैं उनकी संख्या होगी, तो बच्चे उन्हीं के अनुसार अपनी तैयारी करें। लगभग ऐसी बात उन्होंने इनडायरेक्टली बोली थी, लेकिन इस बात का निष्कर्ष यही निकलता है। एक और उन्होंने साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हम रिकॉल वाले जो प्रश्न हैं, उनको इस बार नहीं डालेंगे। उन्होंने बताया कि हम हमारे पेपर सेटर को यह बोलेंगे कि रिकॉल वाले क्वेश्चन कम करें। रिकॉल वाले वो फैक्चुअल क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रिकॉल करने से आ जाते हैं तो आ जाते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डालो और कंसेप्चुअल प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ताकि बच्चा अपने दिमाग पे जोर डाले, उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर क्लियर है तो ही वह बच्चा उन सवालों को सोल्व कर पाए। तो आप इन बातों का ध्यान रखो, उन्होंने जो ये बात कही है इन बातों को सुना करो और सीईटी 10+2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। हम टेलीग्राम के ऊपर भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रश्न जो हैं वो डालते रहते हैं। ऐसे ही प्रश्न डालते हैं जिनका सॉल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ईज़ी प्रश्न हम कभी नहीं डालते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर आप दिन में 2-3, 2-3, 4-5 अच्छे-अच्छे प्रश्नों की तलाश में हैं, तो आप टेलीग्राम ज़रूर जॉइन करें। हम अच्छे-अच्छे प्रश्न टेलीग्राम पर रोज़ डालते हैं। मिलेंगे हम हमारे अगले किसी प्यारे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू वेरी मच।